हेलो एंड वेलकम बैक टू स्कूल जी माय बच्चा पार्टी। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मजे में। मैम मैथ्स तो बहुत इजीली हमसे हो रहा है, अब तो बड़ा मजा आ रहा है मैथ्स करने में, है कि नहीं? है ना? तो चलिए आगे करते हैं। पिछली वीडियो में बेटा हमने क्या सीखा था? हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अपना थर्ड, दैट वाज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? हमने क्या सीखा कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, राइट? समझ में आया आपको? इतना तो हमें क्लियर हो गया कि क्या होता है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट? अब मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, राइट? सॉल्यूशन मतलब x और y, या मैं कहूँ वो दो वेरिएबल्स जो हमने यूज किए हैं अपनी इक्वेशन में, उनकी वो वैल्यू जहां पर आपका LHS इक्वल हो जाता है किसके? RHS के। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड, ठीक है? और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कौन डिसाइड करता है? इक्वालिटी का सिंबल। आपको बताया था जब कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में हम इक्वालिटी इन्वॉल्व कर लेते हैं सिंबल, तो उसी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को हम क्या नाम दे देते हैं? इक्वेशन। क्लियर है? नाउ आपको मैंने ये भी बताया था कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है इन टू वेरिएबल्स। क्या होती है? ax प्लस बी वाई प्लस में c, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, यही होती है। और आपको ये भी बताया था कि ये जो इक्वेशन है वो ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली क्या रिप्रेजेंट करती है? एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है? याद रखिएगा कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है, कि अगर वो दो वेरिएबल में हो या वन वेरिएबल में हो। समझ में आया? नाउ कमिंग नेक्स्ट, हमने पढ़ा था कि सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं पॉलिनोमियल्स की बात करती हूँ तो पॉलिनोमियल्स में हमने पढ़ा था कि इसका मतलब होता है कि ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को कितने टाइम टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट? लेकिन अगर मैं इस केस की बात करूं, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ पर सॉल्यूशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है क्या? कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट कैसे होंगे? इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे। या दूसरी लैंग्वेज में अगर बात की जाए कि इस लाइन के जो भी सॉल्यूशंस होंगे वो क्या है? ग्राफिकली इस लाइन पर होंगे। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लाइंस क्या है, क्योंकि पेयर की बात की जा रही है तो हमने क्या किए थे? दो लाइंस लिख ली थी, दैट इज a1x1 b1y1 एंड c1। नेक्स्ट a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, ठीक है? जब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई और दोनों इक्वेशन कैसी है? स्ट्रेट लाइन की। अब लाइन आपके पास तीन ही तरह का बिहेवियर शो करती है। कैसा? देखिए इधर फिगर में मैंने ऑलरेडी आपके लिए ड्रॉ की हुई है कि लाइन या तो एक दूसरे को कट करेंगे, दैट मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस, या वो एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, दैट मींस पैरेलल लाइंस, या वो एक दूसरे को क्या कर लेंगी? ओवरलैप। क्या कर लेंगी? ओवरलैप। दैट मींस ये एक ही दिखेगा हमें। है तो ये टू लाइंस पर दिख कैसा रहा है? सिर्फ वन लाइन। समझ में आया? इसे हम कहते थे क्या? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर है? वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं क्या कि ग्राफिकली तो हमें समझ में आ गया, अब आते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। ये तो हमें समझ में आया कि अगर ऐसा लाइंस है, ये तो लाइंस का बिहेवियर है, राइट? अब हम बात करते हैं कि ग्राफिकली इसका क्या मतलब है। ग्राफिकली इसका मतलब है कि इफ द लाइंस आर कैसा? इंटरसेक्टिंग है, दैट मींस द लाइंस आर हैविंग वन सॉल्यूशन, और इसे हम कहते हैं क्या? यूनिक सॉल्यूशन। जब आपका क्या है? लाइंस कैसा बिहेवियर शो करती है? इंटरसेक्शन का बिहेवियर शो करती हैं, तो उसे उस केस में हमारे पास क्या है? एक यूनिक सॉल्यूशन आता है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या? कि वेरिएबल्स की हमारे पास क्या है? ऐसी वैल्यू आती है जो कि क्या है? दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। इनके अलावा, उस सॉल्यूशन के अलावा मेरे पास दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा जो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे और इस लाइन को भी सेटिस्फाई करे। अब सेटिस्फाई का मतलब सेम ही है बच्चा, क्या? कि LHS बराबर हो जाए किसके? RHS की, ठीक है? राइट। नेक्स्ट आते हैं कि लाइंस हमारे पास कैसा है? अगर पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस है, यहाँ तो आपको दिख रही है एक दूसरे को कहीं कट ही नहीं कर रही है, दैट मीन्स कि इसके पास क्या होगा? कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट मीन्स pair of parallel lines does not have a solution, does not have a solution.
नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस कि जब क्या है लाइंस एक दूसरे को क्या कर लेती हैं, ओवरलैप या कोइंसिडेंट लाइंस का केस आता है। तो उस केस में हम क्या कहते हैं, दैट द लाइंस आर हैविंग इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। कैसे बचा, देखो हमने आपको ये बताया था क्या कि ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्योंकि एक लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं और क्या वो लाइन के ऊपर जो भी आपके क्या है सॉल्यूशंस हैं या पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे लाइन के क्या थे, सॉल्यूशन थे। अब जब लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है यानी कि सारे पॉइंट्स क्या है, सेम है, और सारे पॉइंट्स जो कि लाइन पर है वो तो थे क्या, सॉल्यूशन ही थे। समझ में आया, दैट मीन्स उन दोनों लाइंस के सॉल्यूशन क्या हो गए, सेम हो गए, राइट। दोनों लाइंस के सॉल्यूशन सेम हो गए और वो एक ही लाइन बन गए। तो एक लाइन के पास तो कितने सॉल्यूशंस होते हैं, दे हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। समझ में आया, ठीक है। अब इन तीनों सिचुएशंस को हमने टू पार्ट्स में कैटेगराइज कर दिया। टू पार्ट्स कौन से थे, एक तो कंसिस्टेंट सिस्टम और एक आता है आपके पास इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, जब आपको ये कहा जाए द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब दे हैव अ सॉल्यूशन, दे हैव अ सॉल्यूशन। अब यहाँ इन तीनों में से बताओ सॉल्यूशन किस किस के पास है, यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन चाहे इनफाइनाइट हो पर है तो सही, है ना। तो इन दोनों का केस किस में आ जाता है, कंसिस्टेंट में। दैट मींस इट हैज टू कैटेगरीज, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन कैटेगरी एंड इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। समझ में आया बेटा, ठीक है। नाउ अब आ जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। इसका सिर्फ एक ही मतलब होता है क्या, नो सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन नहीं है। अगर ये कहा जाए द पेयर ऑफ लीनियर सिस्टम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज इनकंसिस्टेंट, कि ये जो पेयर है वो कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब सीधा सीधा आ जाता है क्या, कि इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। और सॉल्यूशन नहीं है ये सिर्फ एक ही केस में होता है, ये सिर्फ एक ही केस में, कैसा, लाइंस ऑफ पैरेलल केस में। यानी अगर लाइंस आपकी क्या है, पैरेलल है, या मैं कहूँ पैरेलल लाइंस के केस में ही ये सिचुएशन अराइज होती है जहां पर सॉल्यूशन है ही नहीं, राइट। अगर आपकी लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग है तो सॉल्यूशन मिल रहा है हमें। समझ में आया, दीज टू वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मेक अ नोट कि कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। कंसिस्टेंट मतलब हैविंग अ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट में आपके टू केसेस आते हैं, कौन कौन से, जहां पर यूनिक सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस और ओवरलैपिंग लाइंस का केस। जब इनकंसिस्टेंट होता है तो यहां पर आपके पास सिर्फ एक ही सिचुएशन आती है, कौन सी, पैरेलल लाइंस का केस, ठीक है। समझ में आया आपको, थैंक यू। नेक्स्ट करते हैं अब हम क्या, कि क्वेश्चंस, कि आपको क्वेश्चंस किस तरीके से दिए जाएंगे, ठीक है। देखो बेटा यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, विच इज सिमिलर टू योर एनसीईआरटी। सिमिलर क्या, एनसीईआरटी ही है ना। तो चलो मैं आपको बताती हूँ। क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2, रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज्ड 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila. अब रोमिला के साथ उसकी फ्रेंड भी गई, उसने देखा अरे नई तरह की पेंसिल ले ली रोमिला ने, मेरे को भी चाहिए। तो उसने क्या किया, उसने भी 4 पेंसिल और 6 इरेजर्स ऑफ द सेम काइंड ले लिए फॉर ₹18। अब क्वेश्चन है रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्राइकली एंड ग्राफिकली। अब बेटा वही बात हो गई जो हमने क्या है पिछली वीडियो में बर्गर और कोल्ड ड्रिंक के साथ किया था, कि अगर आपको कॉस्ट पता है तो आप क्या है निकाल सकते हो, राइट। हमें पता है क्या कि अगर 1 रुपी की पेंसिल है तो 5 पेंसिल कितने रुपीज की हो जाएंगी, 5 रुपीज की, सिंपल। तो यहाँ पर आपको क्या लेट करना पड़ेगा, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ इरेजर, क्योंकि दो ही क्वांटिटी ली जा रही है ना यहाँ पे, रोमिला और जो उसकी फ्रेंड है सोनाली, दोनों ने ही क्या लिया, सेम वैरायटी के चीजें ली हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि डिनोट कर दिया कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना है, x, एंड कॉस्ट ऑफ इरेजर कितना है, y, ठीक है। कॉस्ट ऑफ इरेजर कितना है, y। अगर पेंसिल का कॉस्ट आपके पास है x रुपीज एंड इरेजर का कॉस्ट है कितना, रुपीज y, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रोमिला ने कितने दिए, 2 पेंसिल्स, तो कॉस्ट कितनी हो गई, 2x।
अब उसने इरेजर्स कितने लिए, 3 इरेजर, तो कॉस्ट कितनी हो गई 3y, और दोनों का टोटल मिला के उसने कितना दिया शॉपकीपर को, 9 रुपीज। ठीक है, अब आ जाते हैं सोनाली पे। सोनाली ने कितना लिया, 4 पेंसिल्स, तो कॉस्ट कितनी हो गई बेटा 4 इंटू एक्स, दैट मीन्स 4x। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं, उसने इरेजर कितने लिए, उसने इरेजर लिए 6, तो कॉस्ट कितनी हो गई 6y, और उसने कितना रुपीज दिया शॉपकीपर को, 18 रुपीज दे गए। ठीक है, अब इसका जो नेमिंग है वो देखो कैसा होगा, कुछ इस तरीके से। मैंने क्या किया, एक थोड़ा सा बड़ा स्लैश लगाया, इसको 1 दे दिया और इसको 2, मैंने इसे रोमन में नेम दे दिया। आप चाहो तो 1 2 भी दे सकते हो, ए और बी भी दे सकते हो, इट्स योर विश। ठीक है, अब ये तो आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक रिप्रेजेंटेशन। अब हम ग्राफिकल मेथड कैसे करते हैं बेटा, मैंने आपको बताया था, क्या करो आप 1 बाय 1 इक्वेशन को ले लो और क्या करो, इनके लिए पॉइंट्स निकाल लो कि x अगर ये हो तो y क्या हो जाएगा, अगर y ये है तो x क्या हो जाएगा, राइट। देखो आपकी बुक में भी आपको गिवन है ये कि सॉल्यूशंस टेबल 3.2 है ना, यहाँ पर आपको दिया है कि अगर x को 0 ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। नाउ अगर मैंने क्या ले लिया, y को 0 ले लिया, तो आपके पास जो x है वो हो जाएगा कितना, 4.5। कैसे होगा ये आप जानते हैं, हमने सिर्फ इस एक्सप्रेशन में क्या है, वैल्यूज पुट कर दी, और इसको जब 9 को 2 से डिवाइड किया तो इट विल गिव यू 4.5। यानी इस इक्वेशन के तो सॉल्यूशन मेरे पास आ गए। 2 सॉल्यूशन की जरूरत है फॉर ड्राइंग अ लाइन, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पर जब x को 0 पुट किया तो आपके पास क्या आ गया, y की वैल्यू 3 आ गई। अगर y को मैंने 0 पुट किया, या मैं कहूँ यहाँ पर फिर से 18/4 फॉर्म बन रहा था, तो मैंने क्या किया, इसके अंदर y को 1 पुट कर दिया। y को जब 1 पुट किया तो ये 6 इधर जाके माइनस का हो गया, तो उसने क्या किया, सब्ट्रैक्शन कर दिया। 18 माइनस 6 कितना देता है, 12, और 4 से डिवाइड किया तो वो आ गया 3। तो यानी यहाँ पर भी आपके पास 2 सॉल्यूशंस आ गए। अब देखो जब मैंने क्या किया, इसको ड्रॉ किया ग्राफ पे, देखो जब मैंने क्या किया बेटा, दोनों ही मैंने क्या किया, टेबल्स के अंदर जो भी मेरे पॉइंट्स हैं इनको ड्रॉ किया ग्राफ पे, तो मुझे क्या मिला कि ये दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं। यानी ये कैसा केस हो गया, केस ऑफ ओवरलैपिंग, यानी दोनों ही लाइंस एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो इट इज द सिचुएशन जहां पर दोनों ही इक्वेशंस के पास कैसे सॉल्यूशंस है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, राइट, बिकॉज ये दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनके पास हो गए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। समझ में आया। चलिए अब हम देखते हैं कि हम इक्वेशंस को देखकर ही क्या बता सकते हैं, इक्वेशन क्या जो सिस्टम है मेरा वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। चलिए हाँ जी, तो अब आप क्या कर सकते हो बेटा, बिना ही ग्राफ ड्रॉ किए ये बता सकते हो क्या कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी या पैरेलल होंगी या ओवरलैपिंग होंगी। कैसे, देखते हैं। आपको मैंने बताया था कि 2 लाइंस हैं, 2 किस तरह की हो गई। मान लीजिए मैंने क्या लिया, कुछ ऐसे लिया, a1x प्लस में b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अभी मैंने आपको बताया था क्या, 2 वर्ड याद रखने के लिए, क्या, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन है, हैविंग अ सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट हैविंग अ सॉल्यूशन। तो चलिए देखो बेटा, जब आपके पास 2 इक्वेशंस हैं तो आप क्या करो, आप करो वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स है ना उनका रेशो ले लो, वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट है उनका रेशो ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने अगर ये रेशो लिया क्या, a1 अपॉन में b1, और ये रेशो आ गया आपके पास b1 अपॉन में b2, ये रेशो आ गया c1 अपॉन में c2 आ गया। अब देखो केस नंबर 1, क्या अगर ये ही यानी x और y का ही जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, x और y के कोफिशिएंट्स का ही रेशो इक्वल नहीं है, दैट मींस आपके पास कैसा होगा, इंटरसेक्टिंग सॉल्यूशन होगा, या इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही पेयर है ये। तो सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। क्लियर है। अब बात करते हैं किसकी, अगर आपके पास ये तो क्या हो जाए, बराबर हो जाए, a1 अपॉन में b1 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2, ठीक है, लेकिन ये किसके बराबर नहीं है, कांस्टेंट वाले रेशो के बराबर नहीं है। तो ये केस हो जाएगा आपके पास कैसा, पैरेलल लाइंस का। क्लियर है। अब अगर ये क्या हो जाए, तीनों ही इक्वल हो जाएं, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2, तो ये केस आपका कैसा है बेटा, जब आपके पास ये तीनों ही रेशो क्या हो जाए बेटा, इक्वल हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा आपके पास, केस ऑफ
ओवरलैपिंग, यानी कैसा, कॉन्सिडेंट लाइंस। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से रिकॉल करो क्या, कि इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होंगी, जब आपके पास x और y यानी a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। तो ये केस होगा आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अगर आपके पास क्या हो जाए, a1 upon a2 बराबर तो हो जाए b1 upon b2 के, लेकिन बराबर ना हो किसके, c1 upon c2 के, तो केस ऑफ पैरेलल लाइंस। अगर ये तीनों ही बराबर हो जाए, यानी a1 upon a2 बराबर हो जाए b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, तो ये क्या बन जाएगा, केस ऑफ कोइंसिडेंट लाइंस, यानी लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। तो ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अब हम इससे रिलेटेड क्या है क्वेश्चंस देखते हैं। देखो बच्चे, आपको क्वेश्चन दिख रहा है एग्जांपल नंबर 4, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y equals to 6, 2x minus 3y equals to 12 is consistent। आ गया ना वर्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इट डज इट हैव अ सॉल्यूशन, क्या इसके पास सॉल्यूशन है, एंड इफ सो सॉल्व देम ग्राफिकली। तो अब इसके अंदर हमें क्या करना है बेटा, चेक ग्राफिकली। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड कर रही हूँ, मैं हटा देती हूँ क्या, ग्राफिकली। सिर्फ अगर ऐसा आ जाए, चेक वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो क्या करेंगे, सिंपल, हमने क्या किया, इक्वेशन लिखा अपना क्या, x plus 3y is equals to 6 and next is 2x minus 3y equals to 12। क्या किया मैंने लिया इन सबका रेशो, कोफिशिएंट्स का रेशो ले लिया। क्या आया, फर्स्ट आया 1/2, नेक्स्ट आया क्या 3 upon -3 दैट इज -1 विच इज नॉट इक्वल। यानी केस कैसा हो गया, फर्स्ट केस, रिकॉल करो अभी बताया कि अगर आपका x और y के रेशो, कोफिशिएंट्स का रेशो ही क्या आ जाए, नॉट इक्वल आ जाए, तो वो केस कैसा होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का होता है। कैसा होता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस का। अब देखो, बिना ग्राफ ड्रॉ किए मुझे पता चल गया क्या, कि लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, है ना। अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि अगर कंसिस्टेंट है तो इसको क्या करो, सॉल्व करो ग्राफिकली। इसका मतलब समझो बेटा क्या है, सॉल्व ग्राफिकली का मतलब होता है कि फर्स्ट आप क्या करो, ड्रॉ करो ग्राफ को। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो डेफिनेटली आपको क्या है, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ग्राफ में ही प्लॉट करना है कि ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, देखो इधर मैंने क्या किया, यहाँ पर आपको किया हुआ है ड्रॉ। देखो यहाँ पर टेबल बनाई हुई है, टेबल के बाद आपको दिख रहा है कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया। ग्राफ दिख रहा है सभी को, इज इट क्लियर बेटा। यस, आपको बताया था जैसे ही हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो अपनी जो लाइन है उसके ऊपर क्या है, लाइन को मेंशन कर देते हैं। तो जो ऊपर वाली लाइन है ये मेरी क्या है, लाइन 1 रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज x plus 3y equals to 6। एंड जो नीचे वाली लाइन है उसको मैंने क्या लिखा, नीचे लिख दिया, क्योंकि इट वाज डाउनवर्ड एंड इट वाज लुकिंग, इसको सही लगेगा क्या अगर हम नीचे लिखें, अगर ऊपर ही होती लाइन तो हम ऊपर लिख देते। ठीक है, तो अब मैंने लिखा 2x minus 3y equals to 12। आपको ये एक क्या है, इंटरसेक्टिंग करती हुई दिख रही है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट बी पर, दैट इज 6,0। समझ में आया। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ, ड्रॉ द ग्राफ एंड फाइंड वेयर द पॉइंट क्या है आपका, इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइंस की, वो पॉइंट फाइंड करना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करना है। सिंपल, इजी, समझ में आया। मतलब समझना बहुत जरूरी है बेटा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया था चेक ग्राफिकली, राइट, मैंने ग्राफिकली हटा दिया था। अगर ऐसा भी आता है कि चेक ग्राफिकली, इसका मतलब भी क्या है कि पहले ग्राफ ड्रॉ किया जाए और पता लगाया जाए कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं या ओवरलैप कर रही हैं तो सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे, वो पॉइंट भी मुझे विजिबल दिख जाएगा। इस केस में भी आपको क्लियरली दिख रहा है ना, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्या है, अगर आपके पास क्या है, ये इस तरीके से आता है कि ग्राफिकली नहीं लिखा, चेक वेदर दिस इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, बाय यूजिंग द रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट्स। x के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लिया, y के कोफिशिएंट्स का रेशियो निकाल लिया एंड कांस्टेंट्स का रेशियो निकाल लिया एंड देन अकॉर्डिंगली कंपेयर कर लिया। ठीक है, इजी हो गया ना क्वेश्चन, बहुत इजी हो गया है ना। तो अब इसी के साथ आप क्या कर सकते हो, अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज और इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल, वो आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड ऑन स्कूल जी। थैंक यू सो मच।